वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज आर्मी ने एक बहुत बड़ा और बेशकीमती खजाना छुपा दिया था। कहा जाता है कि ये खजाना एक दूर दराज आइलैंड पर दफन किया गया था। सालों से लोग उस खजाने की तलाश कर रहे थे, लेकिन एक अजीब बात सबको डरा देती थी। जो भी उस आइलैंड पर गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। फिर भी कुछ लोग पैसों और खजाने के लालच में उसी रहस्यमयी आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन बहुत जल्द उन्हें समझ आने वाला था कि इस आइलैंड पर खजाना ही नहीं बल्कि कुछ और भी छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो किसी को जिंदा लौटने नहीं देता। कहानी हमें इंडोनेशिया के एक सुनसान और रहस्यमयी आइलैंड पर ले जाती है। यहाँ कुछ लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें आइलैंड पर कुछ पुरानी और बहुत कीमती चीजें मिली हैं। उनका मानना था कि अगर ये आर्टिफैक्ट्स ब्लैक मार्केट में बेच दिए गए तो उन्हें बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है। इसी एक्साइटमेंट के बीच ग्रुप का एक आदमी थोड़ा दूर जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसका पैर किसी सख्त चीज से टकरा जाता है। जब वो उसे उठाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके हाथ में एक पुराना आयरन मास्क था। आज के दौर में ऐसी चीज का कोई इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए उसके दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर ये मास्क यहाँ आया कैसे। तभी उसकी नजर पास ही मौजूद एक अंधेरी गुफा पर पड़ती है। आइलैंड पर वैसे भी कई छोटी बड़ी गुफाएं थीं, लेकिन इस गुफा में कुछ अलग सा था। आदमी बिना किसी को बताए उसके अंदर जाने लगता है। सच कहीं तो उसे लग रहा था कि अगर अंदर कोई कीमती चीज मिली तो वो उसे अकेला ही रख सकता है। लालच धीरे धीरे उस पर हावी हो जाता है और वो गुफा के अंदर घुसता चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। ये कोई आम नेचुरल केव नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे जानबूझकर बनाया हो। अंदर नीचे की तरफ जाती हुई कई टनल्स भी बनी हुई थीं। अब उसके दिल में एक्साइटमेंट से ज्यादा डर पैदा हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी गलत जगह आ गया है। वो तुरंत वापस मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और अगले ही पल वो एक गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरता है। उसकी चीख जंगल में गूंजती जरूर है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। और फिर फिल्म हमें ये नहीं दिखाती कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। कुछ साल बाद कहानी दोबारा उसी खौफनाक आइलैंड पर लौट आती है। अब आइलैंड पर एक नया एक्सपेडिशन ग्रुप पहुंच चुका था। इस मिशन का लीडर वॉरेन था और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड एंजल भी मौजूद थी। क्योंकि ये कोई आम ट्रिप नहीं थी, इसलिए उनके साथ एक एक्सपर्ट रिसर्चर भी थी जिसका नाम रियो था। उसे पुरानी सिविलाइजेशंस, केव्स और हिस्टोरिकल लोकेशंस के बारे में काफी नॉलेज थी। लेकिन सिर्फ नॉलेज काफी नहीं थी, आइलैंड खतरनाक था। इसी वजह से वॉरेन अपने साथ एक आर्म्ड सिक्योरिटी टीम भी लेकर आया था। इस टीम का कैप्टन टीनो था और उसके साथ स्टैनली नाम का एक और आदमी भी था जो आर्कियोलॉजी और पुरानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में अच्छी समझ रखता था। अब सवाल ये था कि आखिर ये लोग इस सुनसान आइलैंड पर क्यों आए थे। जवाब था खजाना। वॉरेन ने सालों तक इस आइलैंड के बारे में रिसर्च की थी। उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसके मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज आर्मी ने यहाँ काफी समय बिताया था और कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि जंग के दौरान लूटा गया बेशकीमती खजाना इसी आइलैंड की किसी गुफा में छुपाया गया था। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि किसी को नहीं पता था कि खजाना किस गुफा में रखा गया है और पूरा आइलैंड अनगिनत कीव से भरा हुआ था। लेकिन इतनी दूर आने के बाद ये लोग हार मानने वाले नहीं थे। बिना वक्त बर्बाद किए पूरा ग्रुप आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ खजाने के करीब नहीं जा रहे, बल्कि एक ऐसी राज के पास पहुंच रहे हैं जो सालों से जमीन के नीचे दबा हुआ था और बहुत जल्द उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सर्च करते हुए अचानक ग्रुप का एक मेंबर कुछ देखकर जोर से चीख पड़ता है। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उनकी होश उड़ जाती है। जमीन पर एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई थी। ये देखते ही एंजल बुरी तरह घबरा जाती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। लेकिन अगले ही पल माहौल अचानक बदल जाता है। गुफा के अंदर से जोर जोर की हंसी की आवाज आती है और एक आदमी अचानक बाहर कूद पड़ता है। सब एक पल के लिए डर जाते हैं। फिर पता चलता है कि वो कैप्टन टीनो की सिक्योरिटी टीम का ही मेंबर था। उसका नाम टाइगर था। टाइगर का शरीर किसी रेसलर की तरह मजबूत था, लेकिन दिमाग के मामले में वो उतना तेज नहीं था। दूसरों को डराकर मजाक करना उसकी आदत थी। वॉरेन उसकी इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो टीनो से कहता है कि हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, हम एक सीरियस मिशन पर हैं, इसलिए ऐसे मजाक दोबारा नहीं होनी चाहिए।
इसी बीच सबकी नजर एक और चीज पर पड़ती है। उन्हें एक पुराने बंकर की तरफ जाता हुआ रास्ता दिखाई देता है। वॉरेन और रियो बिना देरी किए उस तरफ बढ़ते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अंदर का मंजर और भी ज्यादा अजीब था। बंकर में कई पुरानी और रहस्यमयी चीजें पड़ी हुई थी, जैसे यहाँ कभी कोई मिलिट्री बेस रहा हो। उधर बंकर के बाहर खड़े कैप्टन टीनो के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। वो स्टैनली से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वॉरेन इतना पैसा खर्च करके सिर्फ कुछ पुरानी आर्टिफैक्ट्स लेने यहाँ आया है? स्टैनली हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देता है, ये लोग बहुत अमीर हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन असल में स्टैनली को भी एहसास था कि वॉरेन की कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी वो दिखा रहा था। उसकी इरादे शायद कुछ और ही थे। बंकर के अंदर सर्च करते हुए वॉरेन और रियो को कुछ ऐसा मिलता है जो उनकी एक्साइटमेंट और बढ़ा देता है। उन्हें दो पुराने कंकाल नजर आते हैं। समय के साथ उनके शरीर खत्म हो चुके थे और सिर्फ हड्डियां बची थीं। रियो ध्यान से उन अवशेषों की जांच करती है। कुछ देर बाद वो वॉरेन की तरफ मुड़कर कहती है, ये वर्ल्ड वॉर 2 की जापानीज सोल्जर्स लग रहे हैं। ये बात सुनते ही वॉरेन की आंखों में चमक आ जाती है। रियो आगे कहती है, जैसा हम सोच रहे थे शायद बात वैसी ही है। इतना तो साफ है कि जापानीज आर्मी ने इस आइलैंड पर काफी समय बिताया था। अगर उन्होंने कहीं खजाना छुपाया होगा तो उसके यहीं होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ये सुनकर वॉरेन और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। अब उसे लगने लगा था कि वो अपने मिशन के बहुत करीब पहुंच चुका है। दोनों बंकर से बाहर निकल आते हैं और फैसला करते हैं कि आइलैंड की बाकी केव्स और स्ट्रक्चर्स भी सर्च किए जाएंगे। अगर खजाना सच में यहाँ था तो उसे ढूंढने के लिए पूरे आइलैंड की छानबीन करनी पड़ेगी। इसके बाद पूरा ग्रुप घने जंगल के बीच आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में सबको एक बात समझ आती है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज आर्मी ने ये आइलैंड क्यों चुना होगा? जवाब बहुत सीधा था, ये जगह दुनिया से कटी हुई थी। अगर कोई यहाँ कुछ छुपाना चाहे तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। आइलैंड के कई हिस्से इतने खतरनाक और इनएक्सेसिबल थे कि वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था, और शायद इसी वजह से ये जगह एक परफेक्ट हाइडिंग प्लेस बन गई थी। कुछ देर बाद ग्रुप जंगल के अंदर एक पुरानी माइन तक पहुंच जाता है। माइन की हालत देखकर लग रहा था जैसे उसे सालों पहले छोड़ दिया गया हो। कई दीवारें टूट चुकी थीं, लकड़ी और लोहे के स्ट्रक्चर्स जंग खा चुके थे। पूरा एरिया किसी भूतिया खंडर जैसा लग रहा था। सब लोग आसपास देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक बहुत बड़ी लोहे के दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजा देखते ही वॉरेन कहता है, हमें इसे जरूर चेक करना चाहिए। पूरा ग्रुप उसकी तरफ बढ़ता है। टाइगर आगे आता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी दरवाजे को धक्का देता है। कुछ सेकंड्स की मेहनत के बाद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो खुलता है अंदर से इतनी भयानक बदबू निकलती है कि सब लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से बंद किसी मौत के कमरे का मुंह खोल दिया गया हो। और फिर सब कुछ एक पल में बदल जाता है। अचानक किसी अनजान जगह से गोलियां चलने लगती हैं। थक 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 गोलियों की आवाज पूरे एरिया में गूंज उठती है। किसी को समझने का मौका ही नहीं मिलता कि अटैक कहां से हो रहा है। पूरा ग्रुप घबरा जाता है। कैप्टन टीनो तुरंत रिएक्ट करता है। उसकी पहली प्रायोरिटी वॉरेन की सिक्योरिटी थी। वो बिना सोचे वॉरेन की तरफ दौड़ पड़ता है और उसे कवर देने लगता है। जल्दी ही उन्हें पता चल जाता है कि हमला करने वाले कोई सोल्जर्स नहीं थे, वो इस एरिया के लोकल आर्म्ड क्रिमिनल्स थे और उनकी तादाद भी काफी ज्यादा थी। सीधा मुकाबला करना सुसाइड जैसा होता। टीनो तुरंत सिचुएशन को समझ लेता है। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, सबको बचाकर उस नए खुले दरवाजे के अंदर ले जाना। वो जोर जोर से सबको गुफा के अंदर भागने के लिए कहता है। सब लोग जान बचाने के लिए अंदर की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर छुपा हुआ एक अटैकर ग्रेनेड निकालता है और उसे सीधा गुफा की एंट्रेंस की तरफ फेंक देता है। ग्रेनेड जमीन पर गिरता है और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। बूम! धमाके से आसपास की बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। पूरा एंट्रेंस हिल जाता है। खुशकिस्मती से ज्यादातर लोग तब तक गुफा के अंदर घुस चुके थे, लेकिन सब इतने लकी नहीं थे। टीनो की टीम का मेंबर जॉन गिरती हुई चट्टानों की चपेट में आ जाता है। बड़े बड़े पत्थर सीधा उसके ऊपर गिरते हैं। जॉन बुरी तरह जख्मी हो जाता है और दर्द से चीखने लगता है। बाकी लोग किसी तरह उसे खींचकर अंदर ले आते हैं।
अब उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। गुफा का एंट्रेंस पूरी तरह बंद हो चुका था, यानी अब वो सब लोग उस अंधेरी माइन के अंदर फंस चुकी थी। ना उन्हें बाहर निकलने का रास्ता पता था, ना ये मालूम था कि ये जगह आखिर है क्या। हर तरफ अजीब सी बदबू फैली हुई थी, सबकी चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। इसी बीच कैप्टन टीनो एक सवाल पूछता है जो सबके दिमाग में चल रहा था। वो लोकल क्रिमिनल्स हम पर हमला क्यों कर रहे थे? उन्हें हमसे क्या दुश्मनी थी? लेकिन उस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं था, और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी बाहर नहीं, बल्कि उनके साथ उसी माइन के अंदर मौजूद था। माइन के अंदर फंसे हुए सब लोग अब भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन पर हमला क्यों हुआ। तभी वॉरेन पहली बार अपनी यहाँ आने की असली वजह बताता है। वो धीरे से कहता है, मेरे फादर भी कई साल पहले इसी आइलैंड पर आए थे। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वॉरेन आगे बताता है कि उसके फादर भी उस लेजेंडरी खजाने की तलाश में यहाँ आए थे, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज आर्मी ने छुपाया था। कहानियों के मुताबिक वो खजाना अब भी इसी आइलैंड पर कहीं मौजूद है, लेकिन वॉरेन के फादर उसे कभी ढूंढ नहीं पाए। और सिर्फ वो ही नहीं, आज तक कोई भी उस खजाने तक पहुंच नहीं सका। फिर भी हर साल कुछ लोग उसकी तलाश में यहाँ आते रहते हैं। वॉरेन फिर टीनो की तरफ देखकर कहता है, अब समझे हम पर हमला क्यों हुआ था। उन लोकल क्रिमिनल्स को लगा होगा कि हम भी खजाने के पीछे आए हैं। शायद वो नहीं चाहते कि कोई और उस तक पहुंच सके। ये बात सुनते ही कैप्टन टीनो का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तेज आवाज में कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो बताया गया था कि ये सिर्फ एक एक्सपीडिशन मिशन है। वो जॉन की तरफ इशारा करता है, जो बुरी हालत में पड़ा था। मेरी टीम का एक आदमी मौत से लड़ रहा है। अगर हमें पहले सच पता होता तो शायद हम कभी यहाँ आते ही नहीं। अब टीनो साफ कह देता है कि उसकी प्रायोरिटी खजाना नहीं है, उसका एक ही मिशन है, सबको जिंदा बाहर निकालना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बाहर जाने वाला रास्ता पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। वापस लौटना नामुमकिन लग रहा था। यानी अगर बचना था तो उन्हें माइन के अंदर ही कोई दूसरा एग्जिट ढूंढना पड़ेगा। मजबूरी में पूरा ग्रुप आगे बढ़ने लगता है। शुरू में जो जगह एक सिंपल टनल लग रही थी, वो धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगती है। जैसे जैसे वो अंदर जाती हैं, उनके सामने बड़ी बड़ी हॉल्स नजर आने लगती हैं। हर तरफ इंसानों के बनाई हुई स्ट्रक्चर्स दिख रही थी। ये देखकर सब हैरान रह जाती हैं। अब साफ था कि ये कोई आम केव सिस्टम नहीं था, ये एक पूरा अंडरग्राउंड फैसिलिटी था, एक ऐसा सीक्रेट बेस जो सालों तक दुनिया की नजरों से छुपा रहा। और जितना अंदर वो जा रही थी, उतनी ही नई राज सामने आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा खड्डा दिखाई देता है। खड्डे की दूसरी तरफ एक और चेंबर था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक पुराना लकड़ी का हैंगिंग ब्रिज बना हुआ था। ब्रिज की हालत देखकर ही डर लग रहा था। लकड़ियां पुरानी थीं, रस्सियां घिस चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त टूट सकता है। फिर भी कैप्टन टीनो सबसे पहले उस पर कदम रखता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हर कदम संभाल कर रखता है। किस्मत से ब्रिज टूटता नहीं। बाकी सब लोग भी उसके पीछे चलने लगते हैं। लेकिन जब ग्रुप ब्रिज के बीच में पहुंचता है, तब कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक आसपास लगी बल्ब्स एक एक करके जल उठते हैं। पूरा एरिया रोशनी से भर जाता है। सब लोग शॉक में जम जाते हैं। ये लाइट्स कैसे जल सकती हैं? ये जगह तो सालों से बंद पड़ी थी। क्या यहाँ अब भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी, या फिर कोई और भी यहाँ मौजूद था? अब हर इंसान के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था, लेकिन जवाब अब भी किसी के पास नहीं था। इसलिए सब चुपचाप ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि जो जगह बाहर से एक छोटी सी केव लग रही थी, वो असल में एक स्टोरेज रूम था। अंदर बड़े बड़ी शेल्व्स लगी हुई थी, लोहे के बॉक्सेस रखे हुए थे, कई टेबल्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट भी नजर आ रही थी। सब लोग आसपास की चीजों को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर कई ग्लास बॉटल्स पर पड़ती है। उन बॉटल्स में अलग अलग केमिकल्स भरी हुई थी। हर चीज देखकर लग रहा था कि यहाँ कभी कोई साइंटिफिक काम होता था। तभी रियो की नजर एक अजीब मास्क पर टिक जाती है। वो उसे हाथ में लेकर गौर से देखती है और फिर कहती है, ये नॉर्मल वर्कर्स का मास्क नहीं है। सब उसकी तरफ देखते हैं। रियो आगे समझाती है, ऐसी मास्क आमतौर पर साइंटिस्ट पहनती हैं जब वो डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती हैं। ये बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। रियो फिर कहती है, मुझे नहीं लगता ये जगह सिर्फ एक माइन थी।
कुछ और भी था यहाँ। शायद ये एक रिसर्च लेबोरेटरी भी थी। और सच कहूं, मुझे यहाँ सब कुछ बहुत सस्पिशियस लग रहा है। उसकी बात सुनकर माहौल और भी ज्यादा भारी हो जाता है। रियो सबको ऑर्डर देती है कि पूरी जगह की अच्छी तरह तलाशी लो। अगर कोई डॉक्यूमेंट, फोटो या रिकॉर्ड मिले तो उसे तुरंत उसके पास लेकर आओ। इसके बाद सब अलग अलग डायरेक्शन में सर्च करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में उन्हें कई पुरानी फोटोग्राफ्स मिलती हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, रिसर्च फाइल्स मिलती हैं और कई ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो सालों से किसी ने नहीं देखी थी। रियो उन पेपर्स को पढ़ना शुरू करती है, लेकिन जैसे जैसे वो उन डॉक्यूमेंट्स का सच समझती है, उसके चेहरे का रंग उड़ता चला जाता है। उसकी आंखों में साफ डर नजर आने लगता है। अब उसे समझ आ गया था कि ये जगह असल में क्या थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज आर्मी अपने प्रिजनर्स को पकड़कर यहाँ लाती थी और फिर उन पर खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। नए नए केमिकल्स उनके शरीर में इंजेक्ट किए जाते, जेनेटिक टेस्ट्स किए जाते, मेडिकल रिसर्च के नाम पर उनके साथ इंसानियत की हर हद पार कर दी जाती। उन लोगों को सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता था, इंसानों की तरह नहीं। सच तो ये था कि ये माइन नहीं, एक टॉर्चर फैसिलिटी थी, एक ऐसी जगह जहां दर्द, मौत और पागलपन ने सालों तक अपना डेरा जमा रखा था। और सबसे खौफनाक बात ये थी, शायद उस जगह का अंधेरा अब भी जिंदा था। रियो डॉक्यूमेंट्स पढ़ती पढ़ती बुरी तरह हिल जाती है। उन पेपर्स में जो कुछ लिखा था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ प्रिजनर्स पर इतनी दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे कि उन्हें सहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। रियो आगे पढ़ ही नहीं पाती। उसे समझ आ जाता है कि कई साल पहले ये जगह किसी नरक से कम नहीं थी। जापानीज सोल्जर्स और साइंटिस्ट दुनिया की नजरों से छुपकर यहाँ ऐसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स करती थी जिनका सोचना भी मुश्किल था। तभी कैप्टन टीनो बोलता है, ये खजाने वाली स्टोरी आखिर किसने फैलाई थी? मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच्चाई है। अब वॉरेन को भी धीरे धीरे रियलिटी समझ आने लगती है। शायद टीनो सही कह रहा था। हो सकता है यहाँ वैसे कोई खजाना कभी था ही नहीं। शायद लोगों को इस जगह की असली डार्कनेस से दूर रखने के लिए खजाने की कहानी बनाई गई थी। वॉरेन भी टेंशन में आ जाता है और कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन उसी वक्त रूम के बाहर गार्ड कर रहा टाइगर कुछ अजीब महसूस करता है। उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, जैसे कोई चुपचाप उसे देख रहा हो। एक पल के लिए उसे लगता है कि मास्क पहने कोई मिस्टीरियस आदमी अंधेरे में खड़ा है। टाइगर तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब उसके चेहरे पर पहली बार मजाक नहीं, असली डर नजर आता है। रूम के अंदर रियो सबको अपनी फाइंडिंग्स बताती है। वो कहती है, ये जगह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी हम समझ रहे थे। कई साल पहले ये एक बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन बाद में जापानीज आर्मी ने इसे सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी बना दिया। फिर यहाँ प्रिजनर्स को लाया जाता था, उन पर क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। रियो उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बताती है कि ये एक्सपेरिमेंट्स जेनेटिक स्टडीज से रिलेटेड थे। उनका मकसद एक नॉर्मल इंसान को किसी दूसरी स्पीशीज जैसी डेंजरस चीज में बदलना था। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। रियो आगे कहती है, हम यहाँ गोल्ड ढूंढने आए थे, लेकिन अब तक मुझे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जो ये साबित करे कि यहाँ सच में कोई खजाना छुपा है। लेकिन ग्रुप के कुछ लोग अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अगर गोल्ड मिलने का प्रूफ नहीं मिला तो गोल्ड ना होने का प्रूफ भी नहीं मिला। यानी उनके हिसाब से होप अभी जिंदा थी। अगर वो थोड़ा और सर्च करे तो शायद खजाना मिल सकता था। ये बात सुनकर कैप्टन टीनो को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम लोगों को हो क्या गया है? हम यहाँ किस लिए आए थे और अब किस हालत में फंसे हुए हैं ये देखो। अब बेकार के लालच में और अंदर जाना पागलपन होगा। टीनो सबको साफ वार्निंग देता है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी कई बार उसका लालच बन जाती है। और जब बात गोल्ड, पैसा और खजाने की हो तो समझदारी अक्सर पीछे रह जाती है। कैप्टन टीनो सबको क्लियर बोल देता है, अगर किसी के दिमाग में अब भी गोल्ड ढूंढने का ख्याल है तो उसे यहीं भूल जाओ, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। लेकिन वॉरेन उसकी बात काट देता है। वो कहता है, हम 100% श्योर नहीं है कि यहाँ गोल्ड नहीं है। वैसे भी तुम सब लोग मेरे पैसों पर यहाँ आए हो। मैंने इस एक्सपीडिशन पर बहुत पैसा खर्च किया है। मैं बिना खजाना ढूंढे वापस नहीं जाऊंगा। वॉरेन आगे कहता है कि जब वो इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो पूरी फैसिलिटी सर्च करनी चाहिए, और अगर सच में गोल्ड मिला तो उस पर सिर्फ उसका हक होगा।
वॉरेन की ये बात सुनकर कैप्टन टीनो का डिसीजन और स्ट्रांग हो जाता है। उसे अब खजाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए सबसे जरूरी था जिंदा बचकर बाहर निकलना। इसीलिए कैप्टन टीनो, रियो और बुरी तरह जख्मी जॉन वहीं रुक जाते हैं। बाकी लोग गोल्ड की होप में आगे बढ़ जाते हैं। अब रूम में सिर्फ रियो, कैप्टन टीनो और इंजर्ड जॉन रह जाते हैं। माहौल खामोश है। दूर जाते लोगों के कदमों की आवाज धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो जाती है। इसी खामोशी में कैप्टन टीनो रियो से दिल की बात करता है। वो कहता है, जानती हो मैं सबको जिंदा बाहर निकालने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं पहले सोल्जर रह चुका हूँ। मैंने वॉर्स देखी हैं। मैंने बहुत लोगों को मारा है। कई बार मैंने सेल्फिश डिसीजंस भी लिए। लेकिन आज जब मैं उन सब बातों को याद करता हूँ तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। टीनो आगे कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोल्ड नहीं, यहाँ मौजूद लोगों की जान है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। टीनो की बात सुनकर रियो को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ एक हार्ड सिक्योरिटी कैप्टन नहीं है। उसके अंदर एक ऐसा इंसान भी है जो अपने पास्ट का बोझ लेकर चल रहा है और शायद इस बार वो अपनी पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहता। कैप्टन टीनो की बातें सुनकर रियो को यकीन हो जाता है कि वो सच में सबकी जान बचाना चाहता है। रियो धीरे से कहती है, मुझे लगता है हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। शायद बाकी लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। टीनो भी फिलहाल उसकी बात मान लेता है। लेकिन दूसरी तरफ वॉरेन, एंजल और कुछ सिक्योरिटी मेंबर्स अब भी फैसिलिटी के अंदर आगे बढ़ रहे थे। ये अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स जितना बाहर से छोटा लग रहा था, अंदर से उतना ही बड़ा और कंफ्यूजिंग था। हर तरफ मोटी कंक्रीट वॉल्स बनी हुई थी। कई सेक्शंस को स्टील डोर से सील किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट को छुपाया गया हो। ग्रुप एक एक रूम चेक करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तभी उन्हें एक ऐसा चेंबर मिलता है जो किसी जेल सेल की तरह लग रहा था। अंदर पुराना सामान बिखरा हुआ था। वहीं वॉरेन को एक मिलिट्री हेलमेट मिलता है। जब वो उस पर जमी धूल साफ करता है तो उस पर लिखा हुआ नाम देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उस पर यूएस मिलिट्री लिखा हुआ था। ये देखकर सबके दिमाग में एक नया सवाल पैदा हो जाता है। अगर जापानीज आर्मी यहाँ थी तो अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ कैसे आए? क्या वो किसी मिशन पर यहाँ पहुंचे थे या फिर उन्हें पकड़कर यहाँ कैद किया गया था? और अगर ऐसा था तो उनके साथ आखिर हुआ क्या? लेकिन फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। इसलिए ग्रुप फिर से आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद उन्हें एक और बड़ा स्टील डोर नजर आता है। दरवाजा देखकर लग रहा था कि उसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट जरूर होगा। सब लोग मिलकर उसे खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उनके सामने जो मंजर आता है उसे देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। ये एक स्टोरेज रूम था। अंदर शेल्व्स पर कई बड़ी बड़ी ग्लास जार्स रखे हुए थे। पहले तो सबको लगा कि उनमें कोई केमिकल्स होंगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। उन जार्स के अंदर इंसानी शरीर के अलग अलग हिस्से प्रिजर्व करके रखे गए थे। कहीं हाथ, कहीं आंखें, कहीं और बायोलॉजिकल सैंपल्स। पूरा रूम एक साइंटिफिक हॉरर म्यूजियम जैसा लग रहा था। वहां ऑपरेशन टेबल्स भी मौजूद थीं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए थे और साथ ही कई बुक्स और रिसर्च रिकॉर्ड्स भी पड़े थे जिनमें उन एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स लिखी हुई थी। सब लोग डर के साथ उन फाइल्स को देखने लगते हैं। अब उन्हें समझ आ रहा था कि यहाँ सिर्फ मेडिकल टेस्टिंग नहीं होती थी, यहाँ कुछ और ही चल रहा था। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रिसर्चर्स इंसानों को जेनेटिकली मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही थी। उनका गोल था एक नॉर्मल ह्यूमन को किसी और तरह की क्रीचर में ट्रांसफॉर्म करना। ये सुनकर और पढ़कर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बातें उन बुक्स में लिखी थी वो इतनी डिस्टर्बिंग थी कि किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं लग रही थी। अब तक सभी सोल्जर्स के चेहरों पर साफ डर नजर आ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि इस जगह में कुछ बहुत गलत हुआ था और शायद उसका असर अब भी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन इतना सब देखने के बाद भी वॉरेन और एंजल का फोकस कहीं और था। बाकी लोग एक्सपेरिमेंट्स की रिकॉर्ड्स देखकर शॉक में थी। एंजल भी उसकी बात से सहमत थी। दोनों अब भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि खजाने वाली कहानी सिर्फ एक मिथ हो सकती है। इसी लालच की वजह से वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के बजाय और अंदर जाते जा रहे थे। हर कदम के साथ वो खतरे के और करीब पहुंच रहे थे,
लेकिन उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं था। और फिर अचानक अंधेरे में कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो ना मशीन की लग रही थी ना किसी इंसान की। पूरा ग्रुप तुरंत रुक जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फैसिलिटी फिर से खामोश हो जाती है, लेकिन अब सबको महसूस हो रहा था कि शायद वो इस अंडरग्राउंड नाइटमेयर में अकेले नहीं हैं। लेकिन बंकर के अंधेरे में छुपा राज अब सामने आने वाला था। अजीब आवाज किसकी थी और क्या खजाना सच में मौजूद था? ये सब हम जानेंगे डेड माइंड पार्ट 2 में।